हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, राज व्यवस्था और शासन का। और आज का जो हमारा टॉपिक जो हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केशवानंद भारती का केस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस टॉपिक को आज हम पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो में देखते हैं क्या कैसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा स्टार्ट होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की अगर बात की जाए तो ये एक वर्डिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाने वाला। कब आया था? ये आया था 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1973 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया था, एक ऐतिहासिक निर्णय आया था। इसको हम एक हिस्टोरिकल जजमेंट या कि फिर ऐतिहासिक निर्णय कह सकते हैं। अब ये ऐतिहासिक निर्णय क्यों था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसको हम कह सकते हैं भारत के कानून के इतिहास में, जो भारत का कानून के इतिहास में इसे एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ये जो जजमेंट थी यानी भारत के कानून के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। यानी जो भारत के कानून का इतिहास यानी भारत का, इंडिया का पूरा कानून का इतिहास अगर देखें हम तो ये एक तरीके से मील का पत्थर साबित हुआ था। ये जो जजमेंट आई थी 13 जज की पीठ या बेंच थी। 13 जज ने मिलकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले को सुनाया था, जिसमें 7-6 के फेवर से 7-6 की उससे फैसला दिया गया था, निर्णय दिया गया था। 7 फेवर में थे और 6 अगेंस्ट में थे। 7 फेवर में थे और 6 अगेंस्ट में थे। अब इसको देखते हैं कि आखिरकार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या बोला क्या गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बोला गया था कि भारत के संविधान के यानी भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता। यानी भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता। जो भारत का बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, यानी हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कहां से आई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई थी, जो आज तक रेलेवेंट है। इसमें यह बोला गया था कि भारत की संसद है किसी संविधान संशोधन के द्वारा इसे नहीं बदल सकती। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया उससे संसद किसी संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं बदल सकती। ये था तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचे का कहां से आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से आया था। अब बुनियादी ढांचे को हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये बुनियादी ढांचा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिक स्ट्रक्चर या कि फिर बुनियादी ढांचा। अगर इसकी बात की जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है संविधान का सबसे ऊपर होना, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ऊपर होना, यानी बुनियादी ढांचे का मतलब क्या है? संविधान का सबसे ऊपर होना।
संविधान का सबसे ऊपर होना। संविधान जो सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आप से, किसी भी बॉडी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी गवर्नमेंट से सबसे बड़ा कौन है? संविधान है। इस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर में लाया गया। इसके अलावा बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर में विधि का शासन, विधि का शासन या कि रूल ऑफ लॉ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रूल ऑफ लॉ, या कि इसको बोल सकते हैं कानून का शासन। विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन, ये तीनों एक ही चीज है कि भाई विधि का शासन जो है हमारे बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर आप रूल ऑफ लॉ को अगर आप चेंज करते हो, यानी अगर जो पार्लियामेंट है कोई अमेंडमेंट लाती है और रूल ऑफ लॉ को चेंज करती है, अगर रूल ऑफ लॉ को आप चेंज करते हो तो जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाते टाइम जो भावनाएं रखी थी, जो भविष्य के भारत की जो सोच रखी थी, आप उस भावनाओं को, उस सोच को आप बदल रहे हो। और बिना अगर किसी भी रूल ऑफ लॉ, यानी कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है, विधि का शासन नहीं, तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चल सकती, इवन कोई कंट्री नहीं चल सकती, क्योंकि डिक्टेटर कंट्री में भी कोई ना कोई रूल तो रहेगा। लेकिन अगर आप रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत आप नहीं काम कर रहे हो तो एक तरीके से आप डिक्टेटर कंट्री की तरह काम कर रहे हो। तो रूल ऑफ लॉ को अगर आपने अगर चेंज किया तो आप संविधान की भावनाओं के साथ छेड़खानी करते हो, तो रूल ऑफ लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते। इसे बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था। बेसिक स्ट्रक्चर में रूल ऑफ लॉ को भी जोड़ा गया था। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी आप इसे भी नहीं बदल सकते। यानी न्यायपालिका जो जुडिशरी के पास फ्रीडम होनी चाहिए, जुडिशरी के पास ये राइट होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, ताकि वो टफ स्टैंड ले सके जहां उसे जरूरत पड़े। क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका का काम ये है कि ये देखना कि जो भी कानून बन रहे हैं वो कानून सही है कि नहीं है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तीन पोल है। हमारे जो गवर्नमेंट, अगर हमारा देश चल रहा है तीन लोगों के, तीन इंस्टीट्यूशन के उसमें चल रहा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को इम्प्लीमेंट करना है, कानून को क्रियान्वित करना है। और न्यायपालिका का क्या काम है? उस कानून को देखना कि वो कानून सही बन रहा है कि नहीं, कानून सही बन रहा है, वो कानून जनता के हित में है कि नहीं है, वो जनता के वेलफेयर के लिए सही है कि नहीं है ना? तो इन सब चीजों को देखता है कौन है? न्यायपालिका देखती है। तो न्यायपालिका के लिए स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी तो अगर यूनियन एंड स्टेट के बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच, केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी भी तरह का विवाद है तो उसे कौन सुलझाता है? न्यायपालिका सुलझाती है। लेकिन अगर न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं है, वो किसी दबाव में काम कर रही है, तो वो किसी भी विवाद को कैसे सुलझा सकती है? तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशरी की स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट है। और जुडिशरी की स्वतंत्रता अगर किसी भी देश में है तभी वो देश की डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर सकती है, लोकतंत्र अच्छे से काम कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद जो है बेसिक स्ट्रक्चर में बोला संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण। संघ है जो यूनियन है और जो स्टेट के बीच शक्ति का वितरण, इसे भी बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया था कि भाई अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच जो भी शक्ति, जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, अगर आप उसके साथ कोई छेड़खानी करते हो, अगर आप कोई अमेंडमेंट लाते हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई संविधान संशोधन अगर पार्लियामेंट कर लेती है और उसके तहत राज्य की शक्तियों को कम कर दिया जाता है, तो इस संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। इससे कोई भी देश प्रगतिशील नहीं बन सकता, प्रोग्रेसिव नहीं बन सकता। तो ये जरूरी है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसे बरकरार रखा जाए। जैसे संघ और राज्य के बीच जो शक्ति की बात की जाए तो उनमें अगर देखा जाए तो संविधान में 3 सूचियां बनाई गई, 3 सब्जेक्ट बनाए गए हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची, इसको बोल सकते हैं। संघ सूची, राज्य सूची
एंड थर्ड इज समवर्ती सूची। स्टेट लिस्ट में स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं। अब जो भी स्टेट को सब्जेक्ट दिया गया, स्टेट को जितने भी पावर दिए गए, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी की जाती है तो स्टेट अपनी जितनी भी उसकी पावर है उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट की यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके स्टेट की पावर को कम ना किया जाए और संघ और राज्य के बीच जो भी शक्ति का वितरण है, जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बना के रखा जाए। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप नहीं बदल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इसके अलावा और अगर बात की जाए तो और बेसिक स्ट्रक्चर में और किन बातों को कहा गया था? कहा गया था धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता या कि इसे ही पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं, पंथ निरपेक्षता, या कि इसे बोल सकते हैं सेक्युलरिज्म इंग्लिश में। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता ये दोनों एक ही टर्म है। जैसे एक धर्म में अलग अलग पंथ भी होते हैं, लाइक हिंदू धर्म में शैव पंथ भी है एंड वैष्णव पंथ भी। इस प्रकार हर एक धर्म में अलग अलग पंथ होते हैं। तो सरकार है किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। कहीं सरकार का कोई धर्म नहीं है और सरकार किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देगी। ये देखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बात है। अगर किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो संविधान की भावनाओं के साथ छिड़कानी होगी। तो एक तरीके से देखना जरूरी है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, यानी संविधान जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करके इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। इसके अलावा सॉवरेनिटी या कि इसको संप्रभुता भी कहते हैं, संप्रभुता। सॉवरेनिटी, संप्रभुता का मतलब होता है किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन होकर ना काम करना। यानी जो हमारा देश है किसी भी विदेशी शक्ति के, किसी भी फॉरेन कंट्री के अधीन नहीं है, यानी किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, शक्ति के अधीन नहीं है। लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट कर दिया जाए और कुछ ऐसे कानून पारित कर दिए जिसके अधीन हम किसी भी देश के अधीन आ जाए, तो ये एक तरीके से इस पे सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, बोल सकता है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। इसके अलावा सॉवरेनिटी के अलावा सरकार का संसदीय तंत्र या कि गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम, सरकार का संसदीय तंत्र की बात की जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो गवर्नमेंट, जो हमारा देश का संविधान बनाया गया वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के आधार पर बनाया गया। ब्रिटेन का जो सिस्टम है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, और उसी के आधार पे हमने भी यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया है। तो अगर आप किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा आप ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह आपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम दिया है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हो तो वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को खारिज कर सकती है, उस अमेंडमेंट को रोक सकती है, बोल सकती है कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसके अलावा स्वतंत्र चुनाव, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे स्वतंत्र चुनाव हो, यानी किसी भी तरह के चुनाव में, इलेक्शन में किसी भी तरह की धांधलेबाजी ना हो। जैसे पहले वोट कैप्चरिंग टाइप का होता था कि वोट को ही कैप्चर कर लिया जाता था, आज भी ईवीएम मशीन के ऊपर बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट करके आप कोई भी ऐसा कानून पास कर दिया जिससे जो चुनाव हो रहे हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो उससे भी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक 2015 में ही पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया गया था बिल था एनजेएसी का, इस पर भी रोक लगा दी। इसको बोला ये नेशनल जुडिशरी
अपॉइंटमेंट कमेटी, यानी ये जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनाई गई थी कि इससे जजों की नियुक्ति हो सकती है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, बोला कि अगर आप ये एनजेसी पास करते हो तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। तो इस तरीके से एनजेसी को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। तो इस तरह से पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आने वाले टाइम में हम और बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको बताते रहेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी, जैसे केस आएंगे उसके हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी आती रहेगी। तो ये होगा बेसिक स्ट्रक्चर की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये जो पूरी सुनवाई हुई थी, ये हुई थी 68 दिन की, 68 डेज तक की ये पूरी सुनवाई चली थी। केशवानंद भारती का जो केस था, इसकी सुनवाई 68 दिन तक चली थी। जो पहली सुनवाई थी, जो सुनवाई का पहला दिन था कोर्ट की दलीलों का, वो था 31 अक्टूबर 1972, 31 अक्टूबर 1972 को। और जो अंतिम जो दलील दी गई थी वो दी गई थी 23 मार्च 1973 तक, यानी 68 डेज तक इसकी पूरी कार्रवाई चली थी। इसमें कई सारे मामलों को संज्ञान में लिया गया था। ये पूरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के, केरला स्टेट के केस में बहुत सारे मामलों को संज्ञान में लिया था। इसके अलावा उस टाइम के जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने 71 देशों के संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण किया था। जितने भी यानी 71 देश थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का विश्लेषण किया था कि भाई क्या क्या उनमें क्या क्या बातें लिखी गई, और उसका एक पूरा चार्ट तैयार किया था ताकि पता किया जा सके कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बातें हैं। अगर इसके अलावा और अगर हम बात करें तो भारत का संविधान जो है मूलभूत कानून है, हमारे देश का मूलभूत कानून का भारत का संविधान। और जो अन्य सारे कानून होते हैं, लाइक सीआरपीसी हो गया या कि आईपीसी हो गया या कि दूसरे टाइप के जो कानून जितने भी हैं, वो संविधान के अंतर्गत ही उन्हें अमली जामा पहनाया जाता है, या पूरा वो संविधान के ऊपर ही डिपेंड करता है। और कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें जो संविधान है, कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें कुछ जो संविधान के जो भाग होते हैं उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाती। उन भागों का किसी प्रकार से संविधान संशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि उन भागों को अन्य भागों की तुलना में वरीयता दी जाती है, यानी उन भागों को कुछ स्पेशल पावर्स दी जाएगी, क्योंकि वो जो है वो संविधान की मूलभूत आत्मा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों पे किया जा सकता है। तो ये जो ये लेक्चर था, ये अभी इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो इसके बाद से हम दूसरे टॉपिक में, यानी इसी टॉपिक को हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।